हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल आरबीएससी स्टडी बाय गोविंद पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के अभ्यास प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। यानी जो आपके अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पार्ट के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और साथ ही इस चैप्टर की भी अच्छे से व्याख्या कर ली है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी देख ले ताकि आपको प्रश्न समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और एक एक प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यानी हमें जो तापमान दिया गया है वो केल्विन में दिया गया है और हमें उसको सेल्सियस में बदलना है। तो देखें, सेल्सियस ताप का सूत्र होता है सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। यानी जब भी हमें केल्विन में तापमान दिया गया हो और अगर सेल्सियस में बदलना है तो फिर केल्विन ताप में से 273 को कम किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखें, यहाँ पर गलती से 300 ये प्रिंट हो गया है, यहाँ पर कितना है 293 के। तो 293 में से हमने जब 273 को घटाया तो हमारे पास कितना आया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरा लिखा गया है 470 केल्विन और 470 में से जब हमने 273 को घटा दिया है तो हमारे पास कितना आया है 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमेशा आपको सूत्र याद रखना है कि सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। और अगर तापमान केल्विन में न दे के सेल्सियस में दिया होता तो भी यही सूत्र लगता। तो अब की बार हम क्या करते, प्लस में 273 कर लेते। ठीक है, सूत्र आपको एक ही याद रखना है, सेल्सियस ताप बराबर केल्विन ताप माइनस 273। और अगर हमें केल्विन ताप निकालना होता तो हम इस 273 का पक्षांतरण कर लेते तो इधर आ जाता, ये माइनस का था उधर आता तो कितना हो जाता, प्लस का हो जाता। यानी नया सूत्र क्या बन जाता, नया सूत्र बन जाता आपके पास केल्विन ताप बराबर सेल्सियस ताप प्लस 273। सेल्सियस ताप प्लस 273 ये सूत्र बन जाता अगर आपको किस में ताप निकालना होता, केल्विन में निकालना होता। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखें, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। देखें, अभी हमने सूत्र पढ़ा था लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें तापमान को केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो देखो पहला दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस। तो देखें 25 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, सेल्सियस ताप प्लस 273। अभी हमने सूत्र देखा था तो 25 के साथ जब हमने 273 की जोड़ कर ली तो हमारे पास कितना आ गया 298 केल्विन। दूसरा देखें 373 केल्विन, तो 373 केल्विन तो सेल्सियस ताप प्लस 273। तो 373 सेल्सियस ताप की जगह रख दिया प्लस 273, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 646 केल्विन। आया समझ में। चलिए दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। यानी हमें कुछ अवलोकन दिए गए हैं और हमें कारण लिखना है कि ऐसा क्यों होता है। लिखा गया है पहला प्रश्न, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। ठीक है, और दूसरा है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो पहले का कारण क्या है, ये बोल रहा है कि जो नेफ्थलीन है वो ठोस से सीधा गैस में कैसे बदल जाता है। तो हमने एक प्रक्रिया पढ़ी थी ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। तो देखें लिखा गया है नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। और ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। वो बीच की अवस्था जो द्रव अवस्था है उस द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। अतः नेफ्थलीन कैसा है, एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। इस वजह से समय के साथ ये आसानी से क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातज हो जाता है। यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है और गैस से सीधे पुनः ठोस में भी बदलने की क्षमता रखता है। आया समझ में। चलिए दूसरा देखें, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी क्यों पहुंच जाती है, इसका कारण क्या है। तो हमने पढ़ा था कि इत्र में जो वाष्पीकरण की दर है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। किसमें, इत्र यानी जो सेंट होता है उसमें वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है और यह आसानी से वायु में विसरित हो जाती है।
क्या हो जाता है, आसानी से वायु में फैल जाती है। अतः इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। कारण क्या है, वाष्पीकरण की दर ये बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से इत्र के कण आसानी से वायुमंडल में फैल जाते हैं और इसकी गंध काफ़ी दूर तक क्या हो जाती है, फैल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के आधार पर तो हमने पढ़ा था कि सबसे मैक्सिमम जो आकर्षण होता है वो किस में होता है, ठोस पदार्थ में, उसके बाद किस में होता है, द्रव में, और उसके बाद किस में होता है, गैस में। तो हमें बताना है कि सबसे पहले इसमें ठोस कौन है। तो देखो चीनी क्या है, सबसे ठोस है, आया समझ में। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, चीनी में होगा। उसके बाद द्रव कौन है, जल है, तो जल में होगा, यानी 1 नंबर चीनी, फिर 2 नंबर, सब बढ़ते हुए में बताना है। तो सबसे 1 नंबर लास्ट में कौन आएगा, ऑक्सीजन, 2 पे कौन आएगा, जल, और 3 पे कौन आएगा, चीनी। ठीक है, वही लिखा हुआ है देखो, सबसे कम ऑक्सीजन, फिर जल और फिर चीनी, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, जल कैसा है, लिक्विड है, और चीनी कैसी है, सॉलिड है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। लिखा गया है निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। यहाँ पर देखें ये क्रम कुछ आगे पीछे हो गया है, तो आप ये समझ लें। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। हमें तापमान दिया गया है और हमें बताना है कि इस तापमान पर जल की अवस्था क्या होगी। सबसे पहला लिखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस और फिर 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखें 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, भौतिक अवस्था द्रव होगी। आप सब जानते हैं, क्योंकि 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो सामान्यतः एक कमरे का तापमान होता है, और एक कमरे के तापमान पर जो पानी है वो द्रव के रूप में पाया जाता है। फिर देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर आप सब जानते हैं कि जो जल है वो बर्फ के रूप में बदलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था है वो कैसी होगी, ठोस, यानी बर्फ के रूप में होगा। और फिर देखें 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा, उबलना शुरू होगा, अतः ये भाप यानी कि वाष्प या गैस की अवस्था में होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। पुष्टि हेतु कारण दे। हमें यहाँ पर कुछ तर्क लिखे गए हैं और कारण बताना है। पहला लिखा है कि जल कमरे के तापमान पर द्रव क्यों होता है, और दूसरा लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस क्यों है। इन दोनों के हमें कारण बताने हैं। तो अभी हमने बताया कि जो कमरे का तापमान है वो सामान्यतः कितना होता है, सामान्यतः हमारे कमरे का तापमान होता है वो होता है समझ लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 30-40 डिग्री सेल्सियस तक इतना लगभग होता है। ठीक है, और जल इस अवस्था पर कैसा होता है, भौतिक अवस्था यानी द्रव के रूप में पाया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि जल की अवस्था कब बदलती है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से या तो कम होता है, ठीक है, तब इसकी अवस्था बदलती है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तब इसकी अवस्था बदलती है। और कमरे का तापमान इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इस वजह से साधारण कमरे के तापमान पर जल कैसा होता है, द्रव होता है। ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि इसमें बहने का गुण होता है, और जिस बर्तन में डाला जाए ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आया समझ में। इस कारण से कमरे के तापमान पर जो जल है वो उसकी भौतिक अवस्था द्रव के रूप में पाई जाती है। आगे देखें, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस क्यों है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोहे की जो अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस इसलिए है क्योंकि इसमें दृढ़ता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है, दृढ़ता का। यानी लोहा कैसा है, लोहा एक ठोस पदार्थ है। कैसा है, ठोस पदार्थ है। और हम जानते हैं कि ठोस पदार्थ में कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। इसी कारण वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, और दृढ़ता के कारण ही उसका आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। अतः लोहे से बनी अलमारी का भी आकार और आयतन कैसे होंगे, निश्चित होंगे। आगे देखें प्रश्न संख्या 7 क्या लिखा गया है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर और जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर बर्फ से अधिक शीतलता का प्रभाव क्यों होता है। ये बोल रहा है कि 273 केल्विन तापमान पर एक हम बर्फ को ठंडा करें और एक जल को ठंडा करें, तो फिर बोल रहा है कि जल की अपेक्षा जो बर्फ है वो हमें ज्यादा ठंडक या शीतलता का प्रभाव क्यों देती है। अब देखो 273 का केल्विन का मतलब क्या है, इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा, जल अभी बर्फ बनना शुरू हो रहा होगा। ठीक है, एक जल है और एक क्या है, बर्फ है। अभी जल बर्फ में नहीं बदला होगा पूर्ण रूप से, लेकिन बर्फ पहले से बर्फ की अवस्था में है। तो यानी बर्फ के साथ जो संगलन की गुप्त उष्मा है वो क्या होगी, शामिल होगी,
क्योंकि ये तो बर्फ पहले में बदल चुका है, बर्फ में, जल से बर्फ में बदल चुका है, और ये भी क्या है, ये भी प्रक्रिया में है। तो गुप्त ऊष्मा ज्यादा किसकी होगी, संगलन की जो गुप्त ऊष्मा है वो बर्फ की ज्यादा होगी, और जिसके संगलन की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होगी वही हमें क्या करेगी, ज्यादा शीतलता का प्रभाव देगी। तो देखा वही लिखा गया है कि बर्फ संगलन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है, यानी बर्फ के अंदर संगलन की गुप्त ऊष्मा भी समाहित होगी, इस कारण से वो जल की अपेक्षा हमें अधिक ठंडक का या शीतलता का प्रभाव देगी। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखें। उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? देखो एक क्या है, एक उबलता हुआ जल है। उबलता हुआ जल का मतलब क्या है कि तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए, ठीक है। अब इसकी दो स्थिति है, एक जल है जो अभी उबल रहा है, ठीक है, यानी उबलने की प्रक्रिया में है, और एक भाप है जो पहले से पानी क्या हुआ, जल उबल के बन चुकी है। अब देखें जल के अंदर क्या होगा, जल के अंदर अभी जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो कम समाहित होगी, लेस होगी, और भाप में जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये पहले से भाप में बदल चुका है, अपनी अवस्था परिवर्तित कर चुका है। तो इस वजह से भाप की जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण ये हमें उबलते हुए जल की तुलना में अधिक जलने का महसूस कराएगा, ठीक है। वही लिखी हुई है कि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होने के कारण उबलते जल की अपेक्षा जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। यानी अगर आप उबलते हुए जल से अपने हाथ वगैरह जल रहे हैं, या एक भाप से अगर जल जाते हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आप भाप से जल जाते हो उस दौरान आपको जो दर्द है वो दर्द या जलने की तीव्रता का अधिक प्रभाव महसूस होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित थे, और वो क्या थी, गुप्त ऊष्मा। आया समझ में? चलिए ये दोनों प्रश्न आपके पूरे हो गए। 9, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। हमें एक डायग्राम दिया गया है और जिसमें विभिन्न अवस्थाएं दी गई है, और हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी अवस्था परिवर्तित हो रही है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला देखें, सबसे पहला लिखा गया है ठोस से द्रव, और अब सब जानते हैं कि ठोस से द्रव में बदलने को हम क्या कहते हैं। तो ठोस से द्रव में बदलने को हम कहते हैं द्रवण। क्या कहते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं, द्रवण। क्या कहते हैं, द्रवण। आया समझ में? या आप कह सकते हैं संगलन, द्रवण भी कह सकते हैं या संगलन। आया समझ में? चलिए दूसरा यानी बी। बी देखो क्या है, द्रव से गैस में बदलना, और द्रव से गैस, यहां पर चाहे तो आप ए लिख ले, ए और बी। और द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, आप सब जानते हैं, वाष्प। जैसे जल का गैस में बदलना या जल का भाप में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन होना। फिर सी देखें, सी लिखा है गैस से द्रव। अब गैस से द्रव, गैस से द्रव का मतलब गैस द्रव में जमेगी, जमने का मतलब क्या होता है, संघनन। जैसे जल वाष्प का बारिश की बूंदों के रूप में बदलना, तो वो क्या कहलाता है, संघनन। फिर लिखा हुआ है डी, द्रव का ठोस में बदलना, जैसे पानी का बर्फ बनना। तो पानी को बर्फ बनने को हम क्या कहेंगे, या तो जमना कहेंगे। हम कहते हैं ना पानी जम गया या बर्फ जम गया या पानी जम गया, तो और इसको दूसरा क्या कह सकते हैं, हिमीकरण। क्या कह सकते हैं, हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब क्या होता है, वही बर्फ का बनना, यानी जल का बर्फ में बदलना। और अंतिम लिखा हुआ है एफ। एफ का मतलब क्या है, देखो सीधा गैस से ठोस में बदलना और ठोस से सीधा गैस में बदलना। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ए बी सी डी, पहले ई है, सॉरी। तो देखो ई क्या है, ई देखो ठोस से गैस में बदलना, तो ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ये भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और एफ, एफ क्या है, देखो गैस से सीधे ठोस में बदलना, और ये भी क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। आया समझ में? फिर से देख लो, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रवण या संगलन। फिर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। फिर गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगनन। फिर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण। फिर ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो हमने अध्याय 1 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्लासेस और मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।